अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो दिस इज टॉट इन क्लास 11th, है ना? यू मे हैव स्टडीड दिस इन 11th इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। क्या कहता है ये लॉ? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट आएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant where stoichiometric coefficient are taken as power। ठीक है भाई, are taken as power। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? रेट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या बना देंगे? पावर। वेयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। पढ़ रखा है ना पहले? कैसे करते हैं? जैसे इसको भी अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। N2 + 3H2 एरो 2NH3। अब इस रिएक्शन का रेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिख सकता हूं मैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर बनाना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। नहीं, बस यही होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चाहे तो इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। R = रेट को R लिख दिया, K लगा सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। कोई दिक्कत? अब ऐसे मान लो मैंने ये ले लिया, A मॉलिक्यूल है, A हमारा रिएक्टेंट है और स्मॉल a क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे N2 का 1 मॉलिक्यूल है, H2 का 3 मॉलिक्यूल है, वैसे A का स्मॉल a मॉलिक्यूल है और B के B मॉलिक्यूल है और ये क्या बना रहे हैं आपस में मिलके? प्रोडक्ट। अब मुझे इसके लिए लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लिखूंगा मैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? B। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल है ना? तो किसी भी रिएक्शन का रेट आपको बताना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या बना दिया जाता है? पावर। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, इसको अगर मैं और आगे समझूं तो ऐसे भी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो एग्जांपल 3। देखो जैसे ये है A + B एरो प्रोडक्ट। ओके, अब मान लो मैं ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं तो पावर बनाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? R = K। K क्या होता है? K है रेट कांस्टेंट, है ना? सब याद नहीं रखते हो। A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर एक चीज समझो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B = 1, यानी कि सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 है, यूनिटी है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? R = क्या हो जाएगा? K। तो अब मैं अगर मेरे को K क्या रेट कांस्टेंट, अगर मेरे को रेट कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये बोलूंगा कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन
व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। नहीं समझ पा रहे तो पेपर में कई बार आ जाता है डिफाइन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, यहां तक पहले नोट करिए, फिर मैं आपको रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखवाता हूं। इसके बाद हमारा हेडिंग क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हमको नोट करना है। पहले नोट डाउन दिस ऑल, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। चलो यहां तक हो गया है, तो लिखिए, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के। लिखो, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन when concentration of reactant is unity, when concentration of each reactant, ऐसे कर देना, the rate of any chemical reaction when concentration of each reactant is unity is called rate constant, is called rate constant. ठीक, it is also called specific rate constant, specific rate of reaction, sorry, it is also called specific rate of reaction. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन देखा था कहीं कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो यही होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी रिएक्शन का रेट, जब सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो तब उसके रेट को हम क्या नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर लॉ। देखो ये जो है ना हमारा, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है ना, इट इज अ थ्योरेटिकल लॉ, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं उसको हम। ये जो है दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, या मैं कहूँ इसको प्रैक्टिकल लॉ है ये, और इसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो दिस इज प्रैक्टिकल लॉ। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पहले लिख लो जरा है, फिर बताते हैं। तो लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ, एक सेकेंड ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट लॉ is an expression in which rate of reaction is given in terms of molar concentration of reactant, where each term has some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका वो देख लो। देखो इसको एक एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो हमको मालूम है कि अगर ए के ए मॉलिक्यूल बी के बी मॉलिक्यूल रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई अगर आपको इस रिएक्शन का रेट बताना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो क्या बन जाएंगे, पावर, वो बन जाएंगे पावर। लेकिन ये लॉ ये वाली बात नहीं कहता है। ये लॉ कहता है कि अगर आपको इसका रेट बताना है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो होगा। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। जो यहाँ पे पावर होगी, देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या कह रहा है साहब, ये कहता है कि यहाँ पावर होगी अल्फा और यहाँ पावर क्या होगी, बीटा। अब ये जो अल्फा है ये ए के बराबर भी हो सकता है, ए से छोटा भी हो सकता है। अल्फा जो है वो ए के इक्वल भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है। वैसे ही जो बीटा है वो स्मॉल बी के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगी एग्जैक्ट पावर, एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो ना।
रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने लैंग्वेज थोड़ी अलग लिख दी है, आप चाहें तो बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन वाली लैंग्वेज ही लिख दीजिए। रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर ईच टर्म हैज सम पावर। लेकिन जो पावर है विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। जैसे अल्फा है ए के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बीटा है स्मॉल बी के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पावर एग्जैक्ट क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? तो इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये कैसे पता चलेगा पावर एग्जैक्ट क्या होगी? ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है ना, तो यही है हमारा रेट लॉ। इस चैप्टर में इसी को लेके बढ़ना है हमको, नोट करिए फिर आगे चले।